स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 7 जो कि है एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। और स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था डेफिनेशंस ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, और हमने वेरियस कंपोनेंट के बारे में भी डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट्स देखा था फूड चेन एंड फूड वेव। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे एनर्जी पिरामिड, ट्रॉपिक लेवल एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले कुछ जो पिछले टॉपिक में हमने स्टडी किया था उसका एक शॉर्ट रिवीजन हम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या है इकोसिस्टम? एंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गया? प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये सभी लिविंग थिंग्स में आ गए, लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, ये सभी लिविंग थिंग्स में आ गए इन गिवन एरिया दैट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहां पे इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किसके किसके बीच में है? लिविंग थिंग्स के बीच में है। लिविंग थिंग्स में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन, इन सभी के बीच में एक इंटरेक्शंस होता है। स्टूडेंट्स, ये इंटरेक्शंस के साथ साथ में नॉन लिविंग फैक्टर भी यहां पे इंटरेक्ट होते हैं। तो ऑल्सो विद द नॉन लिविंग फैक्टर। अब नॉन लिविंग फैक्टर क्या हो गया? वेदर, अर्थ, सन, सॉइल एंड फाइनली एटमॉस्फेयर। तो ये इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या है? एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया which interacting with each other and also with non-living factor like weather, earth, sun, soil and atmosphere. What is food chain? तो आइए देखते हैं फूड चेन क्या है। स्टूडेंट्स, फूड चेन कहने का मतलब होता है कि फूड चेन रेफर टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट। एक ये ऑर्डर ऑफ इवेंट है इकोसिस्टम में, जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाता है। द लेटर दैट organisms is consumed by another larger organisms. तो ये flow of nutrients and energy from one organisms to another organisms in different trophic level form food chain. तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम फूड चेन का एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। फूड चेन क्या है? फूड चेन इज अ सिस्टम। फूड चेन एक सिस्टम है where the small animal is eaten by largest animal. The small animals is eaten by larger animals. In turn of that, the food for even the larger animals. जो smaller animals है वो किसका फूड बन जाएगा? larger animals का। तो यहां पे क्या हो रहा है? The organism is consumed by another larger organism. इससे जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होता है विद डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। स्टूडेंट्स, इसको हम सीक्वेंस में समझते हैं कि फूड चेन को एग्जांपल लेकर के, जैसे कि अगर हम बात करें लीव्स, यानी यहां पे हो गया प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स यानी लीफ को कौन कंज्यूम कर रहा है? यहां पे कैटरपिलर। तो कैटरपिलर को कंज्यूम क्यों कर रहा है? बर्ड्स। और बर्ड्स को क्या कर रहा है? स्नेक।
तो आफ्टर द डेड ऑफ स्नेक इज डीकंपोजेस, और जो इसकी न्यूट्रिएंट है वो फिर से सॉइल में मिक्स हो जाएगी। सॉइल में मिक्स होने के बाद में प्लांट फिर से उसी सॉइल का इस्तेमाल करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। तो ये देखिए, ये एक क्या दिख रहा है हमें, चैन दिख रहा है। चैन में ये बता रहा है कि ये एक सिस्टम है जहां पे स्मॉल एनिमल इज फूड फॉर द लार्जर एनिमल, स्मॉल एनिमल इज फूड फॉर लार्जर एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ दैट द फूड फॉर इवन लार्जर एनिमल्स। और स्नेक को कौन खा सकता है, यहां पे ईगल। तो देखिए, लीफ, कैटरपिलर, बर्ड, स्नेक, और अगर हम सीक्वेंस को बढ़ाएंगे तो सीक्वेंस में स्नेक को कौन खाएगा, ईगल्स। तो ये एक फूड चेन है जहां पे एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फूड वेव। स्टूडेंट्स फूड वेव होता क्या है, फूड वेव इज ए इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ फूड चेन operating in an ecosystem which are interconnected at various trophic level। तो जैसे कि हमने फूड चेन में देखा था कि दैट इज व्हाट द ओनली अ सिंगल पाथ इज देयर, सिर्फ एक ही पाथ होता है फूड चेन में। बट स्टूडेंट्स अगर हम फूड वेव की बात करेंगे तो फूड वेव हमारा क्या है, अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन, मीन्स यहां पे मल्टीपल फूड चेन पाथ होंगे। दैट नेटवर्क ऑफ फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में ऑपरेट हो रहा है, विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो इंटरकनेक्शन है, इस इंटरकनेक्शन को हम समझते हैं। यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या है ये, फूड वेव है। तो फूड वेव में हमें क्या दिखाई दे रहा है, फॉर इंस्टेंस द प्लांट्स आर ईटेन बाई ग्रासहोपर। तो प्लांट को कौन ईट कर रहा है, ग्रासहोपर। उसी तरह से देखेंगे कि प्लांट्स ऑल्सो ईटेन बाई स्क्वेरिल। अब देखो, ये यहां पे प्लांट जो है प्रोड्यूसर से, तो अभी प्लांट के यहां पे मल्टीपल्स, ये यहां पे इंटरकनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। Plant is eaten by grasshopper, plant is eaten by squirrel, plant is eaten by deer, means all herbivorous animals। तो grasshopper की अगर हम बात करेंगे तो grasshopper is eaten by what, lizard, grasshopper also eaten by fox, grasshopper eaten by frog। तो यहां पे जो सोर्स है, यहां पे जो फूड सोर्स है, ये मल्टीपल है। अगर हम यहां पे बात करेंगे ग्रास ओपर की, तो ग्रास ओपर क्या क्या हमने देखा कि ग्रास ओपर इज ईटेन बाय लिजर्ड, ग्रास ओपर ईटेन बाय फॉक्स, इवन ग्रास ओपर ईटेन बाय फ्रॉग। प्लांट पे जो दूसरा हर्बीवोरस था स्क्वेरिल, तो स्क्वेरिल ऑल्सो कैन ईटेन बाय फॉक्स एंड स्क्वेरिल कैन ईटेन बाय गोल्डन ईगल। तो squirrel can also be eaten by snake, तो which is eaten by the fox। तो when the fox or eagle die, अगर ये मर जाते, यानी अपेक्स ट्रॉपिक लेवल के जो फाइनल जो रहते हैं अपेक्स, अगर ये मर जाते हैं तो दे आर डीकंपोजेस फंगी बैक्टीरिया, और फंगी बैक्टीरिया डिकम्पोज होने के बाद में जो उनके अंदर का न्यूट्रिएंट है ये फिर से सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और इसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कौन करेगा, प्लांट करेगा। तो यहां पे हमें मल्टीपल यहां पे चीजें दिखाई दे रही है, तो इसी को सीक्वेंस को हम कहते हैं फूड वेव कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, ये एक नेटवर्क है फूड चेन का। जैसे फूड चेन नेटवर्क हमने क्या देखा, प्लांट के ऊपर फिर ग्रास ऊपर देन ग्रास ऊपर लिजर्ड इज ईटन बाय ईगल डिकम्पोज होने के बाद में फिर से वो सॉइल में मिक्स हो जा रहा। तो यहाँ पे जो एक फूड चेन है, उसी तरह से दूसरा फूड चेन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो मल्टीपल यहाँ पे प्रे और प्रेडिएटर का रिलेशनशिप देखने के लिए मिल रहा है। तो दैट इज व्हाट द फूड वेव, जो हमें यहाँ पे डायग्राम में समझ में की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पिरामिड ऑफ एनर्जी और इकोलॉजिक पिरामिड भी हम लोग कहते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं।
स्टूडेंट्स एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस इन इज ट्रॉफिक लेवल। अगर हमने ट्रॉफिक लेवल की हम बात करते हैं तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होता है, यानी सबसे ज्यादा अगर हम एनर्जी कहेंगे तो वो होता है प्रोड्यूसर्स के पास में, और सबसे जो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो होता है दैट इज व्हाट द टर्जरी और अपेक्स लेवल पे। इनिशियली अगर देखा जाता है तो इनिशियली द क्वांटिटी ऑफ एनर्जीज आर डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। जैसे जैसे हम एनर्जी की तरफ यानी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे देखने पता चलता है कि एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है। उसी तरह से हमने क्या देखा, सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिक्रीजेस फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल। तो लोवेस्ट लेवल टू क्या हो रहा है, हाईएस्ट लेवल तक जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशंस आर गोज डिक्रीजिंग। जो ये पैटर्न है स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न को हम कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज इन इकोसिस्टम कॉल्ड एज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जैसे कि एपेक्स रीजन की अगर हम बात करते हैं तो एपेक्स के बाद में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर देयर एनर्जी बिकम अवेलेबल टू डिकम्पोजर, यानी उनकी एनर्जी किसके काम में आती है, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ फंगी इस्तेमाल करते हैं। फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजेस द बॉडीज, ये डिकम्पोज कर देते हैं उनके बॉडी को, और डिकम्पोज करने के बाद में उनके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट है दैट न्यूट्रिएंट मेक अवेलेबल फॉर द प्लांट, तो इसको सिंपल कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दीज सिंपल कार्बन कंपाउंड्स मिक्स विद एयर वाटर एंड सॉइल, जहां पे फिर से इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है प्लांट के लिए। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है इकोलॉजिकल पिरामिड का। इकोलॉजिकल पिरामिड का डेफिनेशन क्या कहता है, एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the relationship between the different living organisms at the different trophic level। तो यहां पे हमें क्या बता रहा है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जहां पे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करते हैं, उनके एनर्जी लेवल को लेकर के और पॉपुलेशंस ग्रोथ को लेकर के। तो ये हम किसमें शो करते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज व्हाट द इकोलॉजिकल। जैसे कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स जिस पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमें दिख रहा है दैट इज अ फाइटो प्लैंकटन, जियो प्लैंकटन, फिशेस एंड ह्यूमंस। तो जैसे जैसे आप देखोगे दैट लोअर साइड टू अपर दैट एनर्जी वैल्यू इज डिक्रीजिंग। इनिशियली कितना था, 10,000 किलो कैलोरी, then 1000 kilocalorie, 100 kilocalorie and 10 kilocalorie, the energy value gradually decreases। उसी तरह से अगर पॉपुलेशंस देखेंगे तो पॉपुलेशंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको हम कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रॉपिक लेवल। तो व्हाट इज मीन ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल, अगर हम बात करेंगे तो ईच लेवल इन अ फूड चैन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक लेवल। अ ट्रॉपिक लेवल इज स्टेप एट विच organisms obtain its food in the chain and the amount of matter and energy gradually decreases from producers at lowest level to top consumer which are the highest level। तो यहां पे ट्रॉपिक लेवल का डेफिनेशन देखते हैं, क्या है, द ट्रॉपिक लेवल इज अ पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स किस लेवल पे है, यानी किस पोजीशंस पे है। The position of an organisms occupies in food chain। तो फूड चेन की पोजीशंस पे कौन से पोजीशंस पे है, जैसे यहां पे अगर हम फर्स्ट पोजीशंस की बात करें तो फर्स्ट पोजीशंस फूड चेन पे होता है दैट इज व्हाट द प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्जरी कंज्यूमर्स। जैसे कि अगर प्रोड्यूसर्स हो गया, प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारा हार्बीवोरस हो गया एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस हो गया, टर्जरी कंज्यूमर्स ओमनीवोरस भी हम कह सकते हैं, ओमनीवोरस और सेकेंडरी कार्निवोरस। स्टूडेंट्स ये हमें ट्रॉपिक लेवल हमें क्या बताता है, दो चीजों के बारे में बताता है, एक एनर्जी एंड पॉपुलेशंस। तो देखिए अगर मैं यहां पे एनर्जी का ग्राफ लूंगा तो प्रोड्यूसर्स
इट्स हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे द एनर्जी लेवल डिक्रीजेस, तो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्जरी कंज्यूमर। उसी तरह से अगर पॉपुलेशंस की बात हम करेंगे तो प्रोड्यूसर्स में जो पॉपुलेशंस होगा वो क्या होगा, हाई होगा, हाई लेवल ऑफ अ पॉपुलेशंस। बट इन केस ऑफ अगर मैं टर्जरी कंज्यूमर बोलूं तो टर्जरी कंज्यूमर में जो पॉपुलेशंस होगा वो क्या होगा, सबसे लो होगा। जैसे टर्जरी कंज्यूमर्स में आप एपेक्स लेवल में एग्जांपल ले लीजिए टाइगर, लायन। तो टाइगर और लायंस की अगर आप पॉपुलेशंस देखेंगे तो एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बहुत ही कम होता है। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है हमें बताता है कि फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स की पोजीशंस कहां पर है। और यहां पे हमें क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है, द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो ग्रेजुअली डिक्रीजेस यानी चेंज हो रहा है। प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे कम क्या होते हैं, द टॉप लेवल एपेक्स और टर्जरी कंज्यूमर्स में होते हैं, जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा स्टोर किस में होती है, प्रोड्यूसर्स में होती है, और सबसे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन अ टर्जरी कंज्यूमर्स। तो ये हमें एक लेवल बताता है जिसमें से पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्युपाई इन फूड चेन, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो किस फूड चेन्स में आते, बायो जियो केमिकल साइकिल। So this biogeochemical cycle is a type of a cycle in which the rotations of nutrients necessary for the growth of organisms, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दैट रिक्वायर एज न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट हमें कहां से मिलते हैं, हमें मिलते हैं प्लांट सोर्स से, और प्लांट को कहां से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो देयर इज अ वन टाइप ऑफ द रिलेशंस। ये जो रिलेशन ऐसा है कि एक साइक्लिक रिलेशन से, जहां पे इन्वायरमेंट के अदर फैक्टर का इस्तेमाल करके प्लांट न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं और उसी न्यूट्रिएंट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है, कंटिन्यूअसली है। तो न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कंटिन्यूअसली ट्रांसफर फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स। तो यहां पे जो साइकिल जो चल रही है, ये जो साइकिल है इसमें हम दो टाइप के साइकिल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में क्या होता है, अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट। अब मैंने बोला अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, जैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल फॉर द प्लांट इनका इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं। उसी तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्लांट। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन इज हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा, यानी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट एग्जिट इन अ गैसियस फेज दैट कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एंड वाटर वेपर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ गैसियस साइकिल। उसी तरह से अगर हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें तो सेडिमेंट्री साइकिल होता क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल यानी एन एक्यूमुलेशंस ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल फाउंड इन सॉइल, सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट में, सॉइल में, सेडिमेंट्री रॉक में जो मिलता है ये कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। जैसे प्लांट रिक्वायर दैट ट्रेस एलिमेंट्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, तो इनका इस्तेमाल हम भी करते हैं। हमारे बॉडी के फॉर्मेशंस में भी इस ट्रेस मेटल्स का, एलिमेंट्स का हमें जरूरत पड़ती है। ये हमें कहां से मिलते हैं, सेडिमेंट्री पार्ट से मिलते हैं। तो व्हाट इज अ सेडिमेंट्री साइकिल, अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल इन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहने का मतलब होता है सॉइल, यानी सॉइल सेडिमेंट।
तो सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स, जिंक, ये सभी चीजें कहां से होती है? सेडिमेंट में होती है। तो ये क्या हेल्प करता है हमें स्टूडेंट्स? बायोजियो जो केमिकल साइकिल है, इट्स हेल्प टू मेंटेन द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिजम्स। यानी सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट है। दिस फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। जैसे प्लांट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, यानी हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और प्लांट उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम वे नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे नाइट्रेट बनता है। तो गैसियस कंपोनेंट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके प्लांट अपने लिए नाइट्रेट कंपाउंड बनाते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म से दैट ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द रिच न्यूट्रिएंट सोर्स, तो आफ्टर द डेड अगर वो मर जाता है तो उसके बाद में उसके बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट है वो कहां मिक्स हो जाते हैं? एयर कंपोनेंट एंड द सेडिमेंट्री कंपोनेंट में मिक्स हो जाते हैं। तो एयर और सेडिमेंट में कार्बन कंपाउंड फॉर्म हो गया और बाकी के आयरन, कैल्शियम वो सॉइल में फॉर्म हो गए। तो इससे क्या हो गया? प्लांट के लिए एक फर्टाइल सॉइल बन जाता है, जिससे प्लांट इसका फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा बायोजियोकेमिकल साइकिल। स्टूडेंट्स अगला जो सेगमेंट है वो है अपना कार्बन साइकिल। स्टूडेंट्स कार्बन साइकिल क्या है? द सर्कुलेशंस एंड द रिसाइकलिंग ऑफ अ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ अ कार्बन अगर कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी न्यूट्रिएंट में इसका जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है वो होता है कार्बन। जैसे कि अगर हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बना हुआ है तो वो बना हुआ है कार्बन कंपाउंड से। तो कार्बन कंपाउंड यानी इंटायर बॉडी यानी ऑर्गेनिजम्स की जो भी बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर, ये फिर से एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। यानी कार्बनेस जो कंपाउंड है ये कार्बन कंपाउंड, ये ठीक उसी तरह से हमें कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है। हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर गेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो आफ्टर द डेथ वी ऑल रिटर्न द सेम न्यूट्रिएंट टू एटमॉस्फेयर। तो ये जो साइकिल है इसको हम कहते हैं कार्बन साइकिल। क्या होता है? अबायोटिक जो कार्बन एटम से सर्कुलेटेड एंड रिसाइकिल इनटू द बायोटिक फॉर्म। अबायोटिक कार्बन का इस्तेमाल बायोटिक फॉर्म में किया जाता है और डिफरेंट प्रोसेसेस है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्बन साइकिल के बारे में। तो डेफिनेशंस क्या कहता है? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। क्या है? सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, सर्कुलेशंस एंड रिसाइकलिंग of carbon from atmosphere, carbon from atmosphere to living organism, okay, after their death is back to atmosphere is called as a carbon cycle। तो सर्कुलेशन हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है कार्बन का, कहां से? एटमॉस्फेयर से, जिसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद में ये फिर से किसमें चला जाता है? एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एटमॉस्फेयर। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखते हैं कार्बन साइकिल के, जहां पे हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जहां पे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसेस ऑफ कार्बन साइकिल। तो हमें यहां पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखना है कार्बन साइकिल का। ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स कार्बन साइकिल का डेफिनेशंस देखा कि द सर्कुलेशंस एंड द रिसाइकिल ऑफ द कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज अ कार्बन साइकिल। तो यहां पे हम क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस देखते हैं स्टूडेंट। जनरली प्लांट कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। Similarly, this plant prepare carbohydrate
जो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी बनाते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट बनाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट जो रिच प्लांट होते हैं इनके ऊपर सरवाइव करते हैं हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस फेड अपॉन दैट प्लांट्स, एंड ये जो हर्बीवोरस रहते हैं इनके ऊपर कौन सरवाइव करता है, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस फेड अपॉन द हर्बीवोरस in this way that the nutrient or carbon compounds transfer from one path to another path, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ये पाथ हो रहा है। तो इसी साइकिल को हम यहां पे समझते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस। थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशंस अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड। तो अबायोटिक कार्बन एटम क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। स्टूडेंट्स यहां पे फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2O। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इससे क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड कौन से फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी फॉर्म करते हैं। तो यहां पे न्यूट्रिएंट यानी प्लांट्स प्रिपेयर द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज अ प्रोटीन। दिस कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस। तो यहां पे क्या हो गया, सेकेंड प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखिए प्लांट्स क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड हर्बीवोरस आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, ओके, और हर्बीवोरस फूड द प्लांट। सेम द कार्निवोरस आर डिपेंडेंट ऑन ए हर्बीवोरस। फाइनली आफ्टर डेथ ऑफ दैट अपेक्स रीजन, जो भी है अपेक्स ऑर्गेनिजम्स, आफ्टर द डेड इट्स फेड बाय द डिकम्पोजर्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया decomposes the dead organisms and releases the atmospheric carbon dioxide, okay। सो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो ये एटमॉस्फेयर में है और भी अदर सोर्सेस से जनरेट होता है, जैसे हो गया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, रेस्पिरेशंस, जो रेस्पिरेशंस का प्रोसेस होता है, प्लांट और एनिमल जो रेस्पिरेशंस करते हैं उसमें एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ रहा है, फिर से इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट करते हैं फूड प्रिपरेशंस के लिए विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्लांट के ऊपर कौन सर्वाइव कर रहा है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द अपेक्स कार्निवोरस द डीकंपोजर रिलीजेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये एक कार्बन साइकिल है, जहां पे हमने देखा सर्कुलेशंस एंड द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ऑक्सीजन साइकिल। स्टूडेंट्स हमें पता है कि ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में अगर मैं गैसियस कॉम्पोजिशंस देखो तो 78% नाइट्रोजन होता है और 20 बढ़ते हैं, जो कि है अपना ऑक्सीजन साइकिल के इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम ऑक्सीजन साइकिल के इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात करें। यहां पे क्या है, देखिए स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में, ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। कब होता है, plants prepare their own food with the help of carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll. So during a preparations of food that all plant releases oxygen. तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशंस में क्या रिलीज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो यहां पे हम क्या पहला पॉइंट बोल सकते हैं, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं अपने फूड बनाने के लिए, और फूड बनने के ड्यूरेशंस में उनके लीव से रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। ऑल एनिमल्स
यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी फूड, वो फूड के अंदर एक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन। तो रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम अ डाइजेस्टेड फूड। तो एनिमल्स यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सभी एनिमल्स इस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, जो रिलीज ऑक्सीजन होगा इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। जहां पे उनका फूड को डाइजेस्टेड फूड है वो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी यूटिलाइज फॉर द डिफरेंट पर्पस। नाउ ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशंस द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ब्रीदिंग के केस हम जानते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन के बाद क्या होता है कि हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन बॉडी में जाकर के सेलुलर लेवल पे कंबाइन होकर के जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड था, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट को क्या किया, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करने के बाद में इससे एनर्जी रिलीज हुई जिसको हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो उससे जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, हम एक्सहेल करेंगे। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये यहां पे रेस्पिरेशन में हमने इनहेल किया, ब्रीद इन क्या किया, ऑक्सीजन, उसके बाद में हमने एक्सहेल क्या किया, गिव आउट क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड। and this carbon dioxide utilized by the plant for the photosynthesis। फिर फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिर से एटमॉस्फेयर में जाएगा, जिससे ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स आर यूटिलाइज। द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड once again used by the plant for the photosynthesis। Oxygen is a highly reactive, oxygen is a highly reactive, it's react with the most of elements forming the compound, जैसे कि water हो गया, H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन लेयर O3। इसी तरह से ऑक्सीजन क्या है, हाईली रिएक्टिव है एंड इट्स इन फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। तो यहां पे हमने क्या देखा, ऑक्सीजन साइकिल। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज बाय द प्लांट, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन and this oxygen is utilized by the all living organisms or like animals generally। तो animals utilize the oxygen for respiration। student respiration क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ डाइजेस्टेड फूड, जो भी हम फूड लेते हैं उससे एनर्जी रिलीज करने के प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, once again the plant absorb the carbon dioxide and releases oxygen। Oxygen is very highly reactive, it's react with the most of the metals or non-metals। नाइट्रोजन साइकिल तो देखते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फॉर्म्स 78%, that is maximum portion of atmosphere, and it is necessary for maintenance of cycle of nature's circulations and recycling of nitrogen gas into the form of different compound is called as a nitrogen cycle। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल क्या दिया हुआ है। ऑल ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल,
इट इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो फॉर्म हुई है वो मोस्टली प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी हुई है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं न्यूक्लिक एसिड से। तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल्स, इसमें से फर्स्ट प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑलरेडी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने देखा हुआ है लेगुमिनस प्लांट्स में, राइजोबिया में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट थ्रू एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक प्रोसेस हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस से जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक बोलेंगे तो एटमॉस्फेरिक के लिए प्लांट्स लाइक अ लेगुमिनस प्लांट फिक्सेस द नाइट्रोजनस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस अगर कहेंगे तो हम फैक्ट्रीज वगैरह में हम इस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रेट सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टूडेंट्स अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कहने का मतलब होता है कि जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स की डीकंपोजिशंस होती है या डेड बॉडीज की डीकंपोजिशंस होती है या एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, इसमें से रिलीज होती है अमोनिया गैस। जैसे अपना यूरिन है तो यूरिन में से क्या रिलीज होता है? अमोनिया गैस। तो इसको क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। यानी जो भी वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल से रिलीज होती है हार्मफुल गैस अमोनिया। नाइट्रिफिकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो जो नाइट्रिफिकेशन से फिर से इसमें कन्वर्जन होता है, अमोनिया का कन्वर्जन होता है नाइट्राइट्स में एंड नाइट्रेट में। एंड डीनाइट्रिफिकेशन फोर्थ वन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, जैसे नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का फिर से कन्वर्जन किस में हो गया? नाइट्रोजन में। तो यहां पे 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। अमोनिफिकेशन, जहां पे अमोनिया रिलीज होती है फ्रॉम द डेड बॉडीज, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड नाइट्रिफिकेशन क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन हो गया कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने ये चैप्टर्स को पूरी तरह से कंप्लीट